वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 बस की यात्रा का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती है जो हमें जीवन भर याद रहती है। लेखक के जीवन में भी एक ऐसी ही घटना घटित हुई जिसका वर्णन लेखक निम्न प्रकार से कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। हमने प्रश्न किया कि क्यों नहीं रात को इस बस में सफ़र करना चाहिए। क्या रास्ते में डाकू मिल जाते हैं रात को? तो लोगों ने जवाब दिया कि नहीं, बस डाकिन है, अर्थात यह यात्रियों के लिए नुकसानदायक है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, खूब पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, अर्थात बहुत पुरानी थी। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? अर्थात हमारे मन में शंका थी कि ये चल भी सकेगी या नहीं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? देखकर तो नहीं लगता कि ये चल सकेगी। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, अर्थात बहुत अनुभव है इसको चलने का। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चले गए। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आना जाना तो लगा ही रहता है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यहाँ लेखक व्यंग्य करता है कि संसार में जिसको जन्म मिलने गया है, जिसने इस संसार में जन्म लिया है, उसे मृत्यु को प्राप्त अवश्य होना है, चाहे वो राजा हो, रंग हो, फकीर। उसके लिए ईश्वर सिर्फ कोई न कोई बहाना जरूर बना लेता है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया।
ऐसा जैसे सारी बसें ही इंजन और हम इंजन के भीतर बैठे। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हम बचना चाहते थे, अर्थात कांच आवाज़ कर रहे थे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, अर्थात बड़ी तीव्र ध्वनि से इंजन की आवाज़ हो रही थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी, अर्थात ये विनम्रतापूर्वक चल रही थी और इसके सभी पुर्जे एक दूसरे की अवज्ञा कर रहे थे। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में ही नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार को निकालकर गोद में रख लेंगे। इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? ध्यान से देखो बच्चों, जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो मैं सोचता कि बस इसमें गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो। क्षीण चांदने में बसों की वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में, प्राणांत अर्थात मृत्यु, बियाबान निर्जन, बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, अर्थात उसकी हेडलाइट कमज़ोर होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं है। अर्थात पीछे वाली गाड़ी क्रॉस करके आगे निकल जाती और वह साइड में किनारे खड़ी हो जाती। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर
फिस करके बैठ गया। अर्थात क्या हो गया बच्चों, वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अर्थात गाड़ी क्या हो गई, पंचर। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। अपनी जान हथेली पर लेकर चलना भी बहुत दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। जो अपनी मृत्यु को सामने देख रहा है फिर भी उस बस में यात्रा कर रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें साहस और बलिदान की भावना बहुत ही अधिक भरी हुई है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा, घिसा टायर लगाकर बस फिर चले। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रस्थान रवाना हो जाना है वहाँ के लिए, परलोक के लिए। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हुआ। हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित ये व्यंग्य बहुत ही हंसी भरा है। इसके प्रश्नोत्तर के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।